तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच डॉक्टर मनीष मोहन गोरे उल्लेखनीय विज्ञान के साथ साथ गीत और आइए। हाँ, और मैं किरण जी से अनुरोध अब मैं श्री अनिल गांधी जी से कुछ बातों से स्वागत करूंगा। आपको बधाई किसी तरह से। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम इकट्ठे हुए तो हम सब जानते हैं, विदित है। सबसे पहले तो मैं लेखक के बारे में जो परिचय अमृता जी ने दिया उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं महेश जी का आपको वो परिचय देना चाहता हूँ जिससे आप अपरिचित हैं। इतना तो जानते हैं आप, बुक में लिखा हुआ है कि वो दानिश के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। लेकिन ये बात है 1978 की, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल की। तो वहाँ एक साइंस क्लब था, साइंस सोसाइटी, और उसने एक पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट किया था। पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर पीपी मेहता, फिजिक्स के थे और बहुत ही विद्वान थे, और उनको अमेरिका में भी चांस मिला था, लेकिन वो इधर ही रहे, हिंदुस्तान में ही रहे। बाद में अध्यक्षीय टिप्पणी उन्होंने की, प्रथम पुरस्कार मेरा था। तो अध्यक्षीय टिप्पणी में उन्होंने ये कहा कि जो प्रथम पुरस्कार विजेता है उन्होंने अपनी नाटकीयता से और अपने मैनरिज्म से और कुछ छोटा मोटा जो उनका आलेख था, छोटा मोटा, उससे उन्हें प्रथम पुरस्कार मिल गया है। मैं जजेस के ऊपर कोई आस्पर्शंस नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो द्वितीय पुरस्कार विजेता हैं उनका आलेख और उनका शोध प्रथम पुरस्कार विजेता से अच्छा था, और वो जो द्वितीय पुरस्कार विजेता थे वो महेश भारती। तो उस दिन के 1978 के बाद से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बाद में मैं 1993 में मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था ऑल इंडिया रेडियो में, और मुझे विज्ञान पत्रिका शुरुआत की थी हमने। तो पहला अंक था तो मुझे महेश की याद आई। उन दिनों मुझे याद है कि सुभाष लखेड़ा जी को भी मैंने, पहला अंक था, सुभाष लखेड़ा जी को भी आलेख लिया था उनसे भी, और शायद देवेंद्र मेवाड़ी भी। तो महेश को भी मैंने आमंत्रित किया था, और महेश का मुझे विषय याद नहीं पड़ रहा, तो पहले अंक में महेश का जो है एक वार्ता गई। तो हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश, वो ज्यादातर प्रोग्राम सुनते नहीं थे, लेकिन क्योंकि विज्ञान पत्रिका का पहला अंक था तो उन्होंने जो है सुना, और अगले दिन कहा कि भी विज्ञान पत्रिका तुमने बहुत अच्छी प्रोग्राम बनाया है, लेकिन ये महेश भारती कौन है भाई? तो मैंने कहा कि ये दानिश के ऑफिसर है। बोला आलेख अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसका सरल भाषा थी। मेरे जैसा जो है आर्ट का आदमी भी जो है उसे समझ पाया, तो ये दूसरी तारीफ है। आलेख किस पर था महेश आपका? सेलुलर फोन पर, मोबाइल। तो उन्होंने मुझे बाद में कहा था कि मैंने कहा कैसा रहा उनका जो आप प्रकाशित हो चुके हैं? बोला नहीं, आपने मुझे एक अच्छा लिखा, ये तो है देखा। अब वैसे तो अमृता जी ने मुझे कहा कि सभी 5 मिनट, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि महेश से मेरी दोस्ती है और मैं थोड़ा सा बुक के बारे में बोलना चाह रहा हूँ,
तो मैं आपसे अनुमति लूंगा और उसके बाद मैं आमंत्रित कर दूंगा। तो ऐसा है, मुझे बहुत सालों बाद माइक मिला तो आज मुझे भी लगता है कि मौका है तो बोल लिया। बिल्कुल। तो पहले तो जो महेश जी ने चलो दिलदार चलो चांद की बात चलो, तो फिल्म बफ हम भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चांद जो है ना, चांद की जो परिकल्पना है हमारे जो समाज में, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हम जो है उसको पैरेलल देखते हैं। जैसे हमारी माँ थी, हम तो पंजाबी बैकग्राउंड के हैं, तो कहते थे ना मेरा चन्न वो चांद से ही आता है। अब बचपन में हमें गाने सुनाते थे चंदा मामा दूर के, वो भी चांद से हम थोड़े से जुड़े रहे। फिर उसके बाद जब हम एडोलेसेंट एज में आ गए, किशोर अवस्था में आ गए, तो मनोज कुमार की फिल्म आई चांद सी महबूबा, विज्ञान की अब आ जाते हैं उस पर। विज्ञान में पहले जब इनकी बुक आई थी तो मैंने चांद से मंगल तक, उसमें काफी सरल भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अब मैं इस बुक को देखता हूँ तो ये उससे भी बेहतर बन के आई। और इन्होंने अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि चंद्रमा और मंगल मानव बस्तियां बसाने का सपना आने वाले दशकों में निश्चित रूप से साकार होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी अगली पीढ़ियां मून पर हनीमून मनाएं। मुझे शिकायत है, मैं मून पर क्योंकि हमारे जैसे जो लोग हैं जो कि अपनी उम्र में ही अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, बहा देना चाहते हैं, हो सकता है कि वो अपनी गोल्डन जुबली शादी वहां मनाना चाहते हैं। और इन्होंने एक जो है ना इसमें ये मून पर हनीमून की चित्र दिया है, बड़ा अच्छा दिया है। अपनी बुक में जहां जहां अध्याय आते हैं वहां लिटरेचर से भी काफी कुछ प्रेरणा प्राप्त की है। जैसे पेज 28 पर देखेंगे तो महाकवि कालिदास की इन्होंने पंक्तियां दी। संस्कृत तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आप देखिए कि जहां अलका में तुम्हारी रुकावट हट जाने से निर्मल चांद की किरणों से स्वच्छ जल की कणिकाओं को टपकाने वाली झालरों में लटकती हुई, ऐसा जो है। लेकिन जो कविता से जो इसका जो मिलाप है चांद का, वो बहुत पहले से ही होता आया है, कालिदास के जमाने से। लेकिन मुझे एक, हम नारोल के हैं दोनों, महेश और मैं, तो 20 जुलाई 1969 को जब चांद पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपने पांव रखे थे, तो शायद उसी महीने में नारनौल के एक कवि थे पीडी शर्मा, पुरुषोत्तम दास, पीडी निर्मल, उन्होंने एक कविता लिखी थी। हम किस तरह से अपनी कविताओं में भी और इनमें जोड़ते हैं, लेकिन छोटे शहर के थे, बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने लिखा था कि चंद्रलोक की चोटी पर जिसकी महिमा इठलाती है, अमेरिका को उन्होंने कहा, चंद्रलोक की चोटी पर जिसकी महिमा इठलाती है, उस मानव की अपनी धरती क्यों नीचे धंसती जाती है। तो वो मेरे ख्याल से उनको ग्लोबल वार्मिंग का नहीं होगा, लेकिन कहीं उन्होंने साहित्य को और विज्ञान को जो है एक परिकल्पना की। तो जैसे ये पेज 45 पर जो है डाली का जो इन्होंने चित्र दिया, आप देखिए, बहुत ही आपको मनमोहक। खैर कुल मिलाकर मैं पूरी, कल शाम मुझे मिली है, मैं पूरी इस पुस्तक को पढ़ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इसमें 18 अध्याय। ये नहीं कि आपको पहला अध्याय पहले पढ़ना पड़ेगा, आप अगर 18वां अध्याय भी पढ़ेंगे तो वो अपने आप में अलग से आपको अलग ज्ञान देगा। ये नहीं कि आपने पहले पढ़ा है, जैसे ही फिक्शन में होता है, फिक्शन में आप जब तक कि पहले पिछले किरदारों से उनसे परिचित ना हो, तो इसके 18 अध्याय अपने आप में अलग अलग भी पढ़े जा सकते हैं। और रही भाषा की बात तो अभी कह ही चुके हैं, बहुत सरल भाषा में लिखी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा आपको मामूली सा विज्ञान की तरफ थोड़ा झुकाव होना पड़ेगा, तब आपको ये पुस्तक और ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आज M.K. गुप्ता जी, जिनको मैं इस नाम से जानता था, और आज उनका महेश भारती के नाम से, मैंने लेख तो जरूर पढ़े हैं, पर आज में करके मुझे आज पता लगा।
मैं सच ईमानदारी से ये बात स्वीकार कर रहा हूँ। और हमारा लंबा साथ भी रहा, पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि महेश भारती मेरा नाम है। मैं आपको इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये किताब मुझे कल रात 10:30 बजे प्राप्त हुई और मैं इस किताब को पढ़ नहीं पाया, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन इस किताब को लेकर एक प्रयोग मैंने कल रात जरूर किया। मेरी 6 साल की पोती है, वो मुझे मेरे साथ सोती है। उसने मुझसे कहा, हर दिन रात में कहती है कि मुझे दादू एक अपने बचपन की ऐसी स्ट्रेंज कहानी सुनाइए, और जिससे उसको फिर नींद आ जाती है। कल रात इस किताब को मैंने इसके एक चैप्टर को मैंने कहा इसको प्रयोग करता हूँ कि ये कितना इसको समझ पाती है या नहीं समझ पाती। मैंने उसको पढ़ के सुनाना चाहा तो उसको नींद आ गई। ये किताब जितना मैं पलट पाया हूँ, सचमुच में इसमें आपने शोध सामग्री का बहुत भरपूर प्रयोग किया है, मेहनत की है और ईमानदारी के साथ आपने इसको लिखा है। लेकिन मेरा इसके साथ एक सुझाव ये होगा कि इस किताब को जब आप रीप्रिंट करें तो इसमें उन पाठकों को ध्यान में रखें जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 15 साल के बीच हो, क्योंकि ऐसे बच्चे जिस आयु पर होते हैं वो आयु ऐसी होती है जब बच्चा अपने बारे में सोचने लगता है, अपने बारे में दिशा तय करना शुरू करता है। ये इस किताब की खूबसूरती है कि इसमें जितने फैक्ट्स दिए हैं, जितना मैं देख पाया हूँ, वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो संपादकीय है, जो भूमिका है, और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि इसमें ये लिखा है कि चांद पर हम लोग जब पहुंचेंगे वहाँ हमारी कॉलोनी बस जाएगी और वहाँ पर हम हनीमून मनाने जाएंगे, मून पर हनीमून मनाने जाएंगे। तो इससे सरल लिखा है। सचमुच में हम इस धरती को रहने लायक को हमने छोड़ा नहीं। यहाँ के हर शहर को, हर गांव को हमने मलिन बस्ती के रूप में तब्दील कर दिया। इससे बड़ा उदाहरण, दिल्ली के इससे बड़ा उदाहरण हमको दूसरा कहीं नहीं मिलता। थोड़ी और आगे दिल्ली से बाहर निकल के जाएं, यही शब्द बाग हमें पहले दिखाए गए थे जब हमें कहा जाता है कि हमारे पहाड़, हमारा हिमालय बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती को निहारने के लिए लोग जाएंगे, वहां भी हनीमून मनाएंगे। लेकिन आज पहाड़ों की जो स्थिति है वो बहुत सोचनीय स्थिति है। आज हमारी नदियां जिनको हम पवित्र मानते थे, उनकी पवित्रता हमने खत्म करती है, उनके प्रति जो हमारी आस्था थी वो खत्म हो गई है। समुद्र हमारे हजारों टन हम उसमें कूड़ा डाल चुके हैं, हमने समुद्र को तो काटने की भी कोशिश पूरी कर ली है। ऐसे सब्ज बाग हमें न देखने पड़े, हम एक खूबसूरत बस्ती देखना चाहते हैं, हम मनुष्य को वहां रहना सिखाना चाहते हैं, हम ऐसे बस्ती का निर्माण हर जगह करना चाहते हैं। केवल हनीमून ही इसका फोकस नहीं है। आनंद के लिए आप जा सकते हैं, आनंद के लिए पहाड़ों का सत्यानाश आपने कर दिया। मंच पर उपस्थित महेश भाई, हर्षमन बिष्ट जी, मनीष गोरे जी, अनिल गांधी जी, संजय जी, नरेश जी, सभागार में उपस्थित मित्रों, विशेष तौर पर हमारी बहुत पुरानी मित्र और पत्रकारिता लेखन अनुवाद सभी संकायों में सक्रिय अमृता मेहरा जी, हमारे मित्र मीडिया से जुड़े पुष्परंजन जी और दैनिक मिलाप हैदराबाद में कार्यरत फीचर एडिटर कुमुद जैन तथा मित्रों। अनिल जी ने जब ये परिचय दिया महेश जी का, तो उन्होंने कॉलेज के दिनों में निबंध लेखन में उनके द्वितीय आने का उल्लेख किया। मुझे लगता है कि वे भले ही द्वितीय आए हों, लेकिन उनका लेखन, उनका व्यक्तित्व, उनकी रुझान, उनकी पकड़, विषयों में उनकी गति, और आज भी वे द्वितीय नहीं बल्कि अद्वितीय थे। और इसी अद्वितीयता का परिणाम या सिला ये है कि आज हमारे हाथों में उनकी किताब है, जिसका कि अभी हम लोगों ने विमोचन किया है, और उनकी अगली किताब जिसकी की भूमिका बन चुकी है और जिसका जिक्र आज उन्होंने दिन में अनौपचारिक चर्चा में किया, मून पर हनीमून, जिसका उल्लेख जी ने भी किया। पर एक बड़े भयावह खतरे की ओर हर्षमन जी ने संकेत किया कि हमने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इतना मलिन, इतना अराजक और
हिंस व्यवहार हमने धरती के साथ किया है। तो हम मून पर हनीमून मनाने की बात भले ही करें, लेकिन हम अपनी धरती की सुंदरता को इस कदर बचाने की कोशिश भी करें कि हम बस्तियां भले ही चंद्रमा पर बसा लें, लेकिन चंद्रमा के नवयुगल हनीमून मनाने के लिए धरती पर आते रहे। यही सबसे बड़ी धरती के प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा होगी। दूसरा है हॉबी। अगर आप इंटरेस्ट को काम करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे मुझे विज्ञान लेखन में रुचि है, रुचि उत्पन्न हुई तो मैं उसमें काम किया तो वो मेरी हॉबी बन जाएगी, मेरा शौक बन जाएगा। फिर और काम करते रहेंगे उसी दिशा में, तो तीसरा चरण आएगा, वो आदत है, हैबिट। और आगे काम करते रहे तो चौथा चरण आता है जीवन में, वो है पैशन, जिस पे महेश जी उस चरण में हैं। ग्रेट डिजायर, पैशन, जुनून। आखिरी चरण है एडिक्शन, तो वो ठीक नहीं है, तो उसमें लत पड़ जाती है, आप तो बहुत ज़्यादा डूब के काम करने लगते हैं, आप भूख को हाशिए पे रख देंगे, भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, लगातार बैठ के कुछ लिखते पढ़ते रहेंगे। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये 5 चरण होते हैं। और लेखक जो होता है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है भारत के संदर्भ में, दुर्लभ प्रजाति है, तो उसको संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। जैसे रेड डाटा बुक है और एंडेंजर्ड स्पीसीज का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 भारत में, उसके अंतर्गत ऐसा ही कोई एक्ट लाना चाहिए पार्लियामेंट में कि विज्ञान लेखकों को, लेखक साहित्यिक लेखक हैं फिर भी कवि हैं, विज्ञान लेखक बहुत दुर्लभ है, तो ऐसे महेश भारती जी जैसे विज्ञान लेखकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है कि वो अपने किताबों को लिख के बच्चों को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करके और भी लेखकों को तैयार करें। 2 रूपों में समाज में देखा जाता है, एक रिसर्च, अनुसंधान, उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो रिसर्चर है, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, प्रोफेसर। दूसरा जो पहलू है विज्ञान को प्रैक्टिस करने का, एक रिसर्च हो गया, दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा में विद्यार्थी है टारगेट ऑडियंस, स्टेक होल्डर, और शिक्षक है। अब आप सोचिए कि इसमें कहीं दोनों पहलुओं में, दोनों प्रैक्टिस में, साइंस को प्रैक्टिस करने का जो 2 जरिया है, तो उसमें आम आदमी कहीं नहीं है। आम आदमी महेश भारती जी जैसे लेखकों का पाठक है, वो साइंस पॉपुलराइजेशन है, विज्ञान संचार है। ये तीसरा प्रैक्टिस है जो बहुत ही खतरे में है, दुर्लभ है, इसको कोई जानता समझता नहीं है। भारत की मीडिया में 3 से 5% के बीच में साइंस कंटेंट का कवरेज है, 3 से 5 के बीच में झूल रहा है पिछले 25 साल से। ऑथेंटिक साइंटिफिक कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन को समझने लायक भाषा में, जीवन के उदाहरणों को समेटते हुए कि आम आदमी समझ जाए, कनेक्ट हो जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग को बताया जाए तो वो उसके अपने जीवन के किसी उदाहरण से जोड़ के बताएं ताकि आम आदमी समझ जाए। इस तरह का जो काम है वो विज्ञान संचार, साइंस कम्युनिकेशन उसको कहते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है CSIR का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इसी पे काम कर रहा है पिछले 72 सालों से। तो महेश भारती जी उस दिशा में काम कर रहे हैं, इस तरह की पुस्तकों को लिख के, जिसका टारगेट ऑडियंस रिसर्च करने वाला नहीं है, टीचर नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, एक आम आदमी है जो विज्ञान से दूर भागता है। विज्ञान सरल भाषा में उसको समझाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है। मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में 100 में 3% जानकारी पूरे अखबार में, पूरी पत्रिका में विज्ञान की होती है, तो उसको विज्ञान कैसे मिलेगा? तो इस तरह से आम आदमी के लिए जो विज्ञान लिखा जाना चाहिए उसकी ज़रूरत है, और इसको दूसरे भी रूपों में किया जाता है विज्ञान संचार को। एक उदाहरण छोटा सा मैं दे के अपनी बात ख़त्म करूँगा।
नटराजन एक भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 है, जिसके अंतर्गत एक फंडामेंटल ड्यूटी है सभी नागरिकों के लिए, मौलिक कर्तव्य कि लोगों के भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, तार्किक ढंग से सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाए, सुधार की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जांच पड़ताल खोजबीन की भावना उत्पन्न हो। ये हमारे भारत के संविधान में आज़ादी के तुरंत बाद जब संविधान बना तो 1948 में इसको लागू किया गया था। देश के सभी नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य है। इसी मौलिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए ये साइंस राइटिंग आम आदमी के लिए किया जाता है, विज्ञान संचार जिसको कहते हैं। नटराजन चिकमंगलूर में, कर्नाटका में जो चमत्कार दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और पैसे कमाते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य होता है, वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, नियम होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि स्किन पे अगर आग, एक डंडे में, एक छड़ी में कपड़ा लपेट के उसमें मिट्टी का तेल लगा के और आग जलाई जाए और स्किन पे तेजी से रगड़ा जाए और किसी भी एक जगह पे 3 सेकंड से अधिक ना रखा जाए तो स्किन में आग नहीं पकड़ेगी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है कि त्वचा पे, मानव त्वचा पे 3 सेकंड से अधिक अगर आग को रखा जाता है तब जाके त्वचा में आग लगती है। तो इस वैज्ञानिक सिद्धांत का दुरुपयोग करके वो जो चमत्कार दिखाने वाला, मदारी दिखाने वाला व्यक्ति था, वो लोगों को उत्साह पैदा करके और पैसा बना रहा था। ऐसे हर राज्य में, हर शहर में इस तरह के होते हैं चमत्कारों का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उसके पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है वो नहीं बताते वो। तो नटराजन ने उसकी पोल खोलते हुए बताया कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है और इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है। फिर लेकिन जो पुलिस थी, पुलिस वो जादू दिखाने वाले की तरफ चली गई और उसको जेल में बंद कर दिया, नटराजन को। तो नटराजन जिस जज के कोर्ट में केस गया नटराजन का, उस जज ने कहा कि बहुत ही अनोखा केस आया है, विज्ञान चमत्कार ये तो आमतौर पे नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, मैं कब इस पर फैसला दूंगा। तो वो खारिज करके कोर्ट को घर चले गए और अपनी किताब पढ़ने लगे संविधान। तो उनको वो अनुच्छेद 51 मिला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगले दिन उन्होंने आके नटराजन को बाइज्जत बरी किया, ये कहते हुए कि यह व्यक्ति भारत के संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 में दर्ज है, उसको ये संबल प्रदान कर रहा है। तो इसका दोष नहीं है, ये जादू दिखा के जो ये सच्चाई, वैज्ञानिक सच्चाई नहीं बता रहा है ये जादूगर, ये दोषी है। नटराजन निर्दोष है, इसको न्यायालय बाइज्जत बरी करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं महेश भारती जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।